हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वैसे तो इसमें हमें काफ़ी चैप्टर पढ़ने होंगे, काफ़ी टॉपिक्स होंगे, जैसे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम बोलते हैं, है ना। और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून, अरब सागर से उठने वाला मानसून। इस प्रकार हमें इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर करने होंगे। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि भारतीय जलवायु क्या होती है। भारतीय जलवायु से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछने का आजकल ट्रेडिशंस बढ़ता जा रहा है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, भारतीय जलवायु से एग्जाम में हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यदि हमारा भारतीय जलवायु का कंसेप्ट एकदम से क्लियर होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें ये आता है कि हम भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं। भारत को एक उष्णकटिबंधीय जोन में क्यों रखा जाता है। आप ये प्रश्न का सबसे पहले उष्णकटिबंधीय को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत किस कारण से रखा जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ITC-Z को समझना होगा, या फिर यूं कहें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको समझना होगा, और उसी के आधार पर किसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय के उसमें रखा जाता है। और किसी देश की कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसके कारण उस देश को उष्णकटिबंधीय जोन में रखा जा सकता है। जैसे कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति है, भारत के उत्तर में हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय होने के कारण भारत को हम एक उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय जोन और भारत की जलवायु के विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इससे पहले भी एक वीडियो फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड किया था इस ज्योग्राफी के विषय पर। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगर आपने वो लेक्चर ठीक से देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हमने बीचों बीच दो भागों में डिवाइड किया। ये है इसका वेस्ट और ये है इसका ईस्ट। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गोलार्ध को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि इस साइड 90 जो है 90 लाइंस जाती हैं जिनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। 90 साइड आती हैं, टोटल 180 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर होती हैं। तो यहाँ हम पाते हैं एक रेखा आती है जिसको हम बोलते हैं 23 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा आती है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री रेखा। अब ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की रेखा, ये दक्षिण में आती है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा आती है उसको हम कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा आती है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा, जैसा कि ये है कर्क, ये है मकर। आपने सुना होगा भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। ठीक है। तो आपने सुना होगा आपके घर में बुजुर्गों को बात करते हुए कि सूर्य उत्तरायण हो गया, सूर्य दक्षिणायन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सूर्य उत्तरायण का मतलब होता है कि उत्तर में कर्क रेखा पर पहुंच गया। दक्षिणायन का मतलब होता है कि वह दक्षिण की ओर आ रहा है सूर्य। देखिए, ऐसे समझते हैं, ये आपका सन है, ये है आपका सन, सूर्य की लंबवत किरणें, एकदम लंबवत किरणें
क्षेत्र पर पड़ती हैं। इसको हम ITCZ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को हम ITCZ इसलिए कहते हैं क्योंकि यही क्षेत्र पृथ्वी का ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण सूर्य की किरणों का जो तेज होता है, जो गर्मी होती है, वह इस क्षेत्र में अधिक होती है। अंतर इतना है कि कभी दक्षिण में अधिक होती है तो कभी उत्तर में अधिक होती है, कभी कर्क पर अधिक होती है तो कभी मकर पर अधिक होती है। ये विचलन सूर्य करता रहता है। कर्क से मकर की ओर आता है 6 महीने तक, फिर विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से मकर तक आता है 6 महीने तक, 6 महीने तक वह कर्क तक जाता है। इसी को हम जो ये वर्ष भर चलता रहता है, 6 महीने कर्क, 6 महीने मकर, इसको हम अभिसरण या विचलन कहते हैं। इसी को नाम दिया गया है ITCZ। इसको बोलते हैं ITCZ यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? अंतर इसी के अंतर में बीच में रहता है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये यहीं पर विचलन करती रहती है सूर्य की किरणें वर्ष भर। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये ITCZ ही जलवायु के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। जलवायु को समझने के लिए हमें ITCZ के कंसेप्ट को समझना होगा। ITCZ के कंसेप्ट को समझने के बाद हमें जलवायु समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को, कितनी तारीख को? 21 जून को लंबवत होती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत होती हैं तो यहां का ताप सर्वाधिक होता है। भारत कहां पर है? भारत ये कर्क रेखा पर ये स्थित है। ठीक है, भारत है ये कर्क रेखा पर भारत स्थित है। कर्क रेखा भारत को मध्य से काटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होती हुई ये निकलती है। तो फ्रेंड्स, इस कारण से भारत में यहाँ का जो क्षेत्र होता है वह अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र बन जाता है। जहां अत्यधिक गर्मी होती है, जिस क्षेत्र में गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु के टाइम में, देखिए ये भारत की कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के मध्य से निकल जाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है। कर्क रेखा पर सूर्य की गर्मी 21 जून को हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहां पर ITCZ इस क्षेत्र में सक्रिय होने लगता है। कर्क रेखा के आसपास भारत में ITCZ सक्रिय होने के कारण यहाँ का ताप अत्यधिक होने के कारण यहाँ की जो वायु होती है वह ऊपर उठती है और ये वैक्यूम क्रिएट करती है। इस जगह पर, जिस जगह पर वैक्यूम क्रिएट होता है वो हम इसे लो प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, इस लो प्रेशर को भरने के लिए भारत में इस जगह पर कर्क रेखा के आसपास जो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण क्रिएट हुआ था, इस लो प्रेशर को भरने के लिए अब क्या होता है, मकर रेखा से, देखो थोड़ा सा जलवायु वाला चैप्टर कठिन है क्योंकि ये कल्पनाओं पर आधारित स्टडी है, इसलिए इसको आपको इमेजिन करके समझना होगा। ठीक है, हम समझते हैं ये है हमारी मकर रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी 23.5 डिग्री है। तो दक्षिण से जब ITCZ उत्तर में सक्रिय होता है तो उस समय दक्षिण से ये 35 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है दक्षिण में। देखिए
35 डिग्री अक्षांश रेखा से क्या होता है, हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं किस दिशा की ओर चलने लगती है, भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होने लगती है, क्योंकि ये जो ITCZ है ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये अपनी ओर हवाओं को खींचता है। तो इस कारण से ये जो 35 डिग्री अक्षांश रेखा है दक्षिण में, यहाँ से हवाएं चलती हैं, और हवाएं जब ये हवाएं, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, ये हवाएं चलती हैं, ये हवाएं इस प्रकार से व्यापारिक पवनें हैं 35 डिग्री से चलती हैं। एक इनका जो मार्ग होता है वह सीधा ना होकर के थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है। और फेरल के नियम के अनुसार, फेरल एक विद्वान थे, उन्होंने एक नियम दिया था। फेरल एक विद्वान थे, उन्होंने ये नियम दिया था कि ध्रुवों से आने वाली हवाएं, ध्रुवों से जब हवाएं आती हैं तो वे जब विषुवत रेखा की ओर पहुंचती हैं तो विषुवत रेखा पर जाने के बाद वे अपना मार्ग बदलती हैं, और उनकी जो गति होती है उस गति के नियम के बारे में फेरल ने हमें बताया, ठीक है। फेरल का मानना है कि जो दक्षिण गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आती हैं उनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी की जो सुई होती है वह क्लॉकवाइज, तो उसके विपरीत दिशा में इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और ये इस पर आने के बाद क्या होता है, विषुवत रेखा पर आने के बाद ये दाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए इनका डायरेक्शन इस साइड था, लेकिन अब ये क्या करेंगी, दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करेंगी। देखिए ये अपनी दाईं ओर मुड़ रही है। फेरल के नियम के अनुसार इनको जाना था सीधा, लेकिन ये सीधी न जाती हुई दाईं ओर मुड़ती हैं। तो यही कारण है जब ITCZ भारत में सक्रिय होता है उस समय पर दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री अक्षांश रेखा से हवाएं उत्तर की ओर बहने लगती हैं। जब ये उत्तर में भारत की ओर पहुंचती हैं तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हवाएं हैं, ये थोड़ा छोटा था, यहाँ पर हम अच्छे समझ में आएगा। अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है, और जो व्यापारिक पवनें आ रही थी वह जब उत्तरी गोलार्ध में ITCZ सक्रिय होता है तो दक्षिणी गोलार्ध से पवनें आती हैं उसको वैक्यूम को भरने के लिए, जो खाली हो गया था उस वैक्यूम को भरने के लिए। और जब आपने देखा होगा, और जब ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में क्रिएट होता है तो उस समय यही स्थिति बनती है। जो 35 डिग्री अभी हम यहां से ले रहे थे दक्षिणी गोलार्ध से, अब 35 डिग्री हम कहां से लेंगे, उत्तरी गोलार्ध से। उत्तरी गोलार्ध से हम 35 डिग्री लेंगे। अगर ये वाली कंडीशन, ये ITCZ उत्तरी गोलार्ध में क्रिएट हुआ है, अगर यही ITCZ अगर दक्षिण में क्रिएट होता तो ये जो पवनें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा बदले कहां से आती, ये आती उत्तरी गोलार्ध से। सेम 35 डिग्री ये, 35 डिग्री ये, 35 डिग्री से आती। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारत, इसलिए हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भारत नहीं आता है, हमारा भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको समझ में आया उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं भारत को, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं आपका फेरल हो गया, कन्वर्सन जोन हो गया। शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से धाराएं बह करके आती हैं, पवनें आती हैं।
शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जब पवनें बह करके आती हैं, साइबेरिया के मैदान पहले पड़ेगा, साइबेरिया के मैदान को क्रॉस करेंगी, फिर वह मंगोलिया और चाइना से होती हुई भारत की ओर अपना रुख करती हैं। जैसे ही वह भारत की ओर अपना रुख करती हैं, तो सबसे पहले इसके बीच में कौन बाधक होता है? ये जो पवनें आ रही हैं इधर से, ये जो पवनें इधर से आ रही हैं, इनके बीच में सबसे जो बड़ी बाधा उत्पन्न होती है वह होती है यहाँ पर हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी मानसून को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। और उत्तर पूर्वी मानसून एक ठंडा मानसून होता है, क्योंकि वह ठंडे प्रदेशों से बहकर के आता है, इसलिए इसे हम ठंडा मानसून कहते हैं। और ये उत्तर पूर्वी मानसून भारत में हिमालय के चलते प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रूस में साइबेरिया में कितनी अधिक सर्दी पड़ती है, वहीं रूस के पास में जो चीन है, चीन में भी कितनी सर्दी पड़ती है, लेकिन भारत में रूस, चीन और यूरोप की अपेक्षा सर्दी कम होती है। या यूं कहें कि भारत में वास्तविक जाड़े की ऋतु नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि जो सर्दी साइबेरिया यानी कि रूस, चाइना और यूरोप में पड़ती है, वह सर्दी भारत में नहीं पड़ती है। उसका भौगोलिक कारण है कि हिमालय जो ध्रुवीय प्रदेशों से आने वाली ध्रुवीय हवाओं को रोक लेता है, उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने देता है। इस कारण से भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि भारत को हम एक उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत रखते हैं। यदि हिमालय नहीं होता तो ये पवनें डायरेक्ट भारत में प्रवेश कर जाती, फिर हम भारत को उष्णकटिबंधीय न कहते हुए शीतोष्ण कटिबंध कहते। ठीक है। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर, मान लिया जाए भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, तो कर्क रेखा के बाद में भी तो भारत का आधा हिस्सा पड़ता है और वह ठंडी उसमें चला जाता है। पृथ्वी पर जो ठंडा प्रदेश है, ठंडी जो जगह है कर्क रेखा के बाद में और मकर रेखा के बाद में सूर्य की किरणें इतनी लंबवत नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होने के कारण ये जगह ठंडी होती है ना। तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही है, लेकिन हिमालय के चलते ये जगह विशेष रूप से ठंडी नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने ये समझा कि भारत को एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों कहते हैं। अब समझते हैं कि भारत में जलवायु कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में देखिए, उत्तर पूर्वी जलवायु, दक्षिण पश्चिमी जलवायु, उत्तर पूर्वी जलवायु और दक्षिण पश्चिमी जलवायु। देखिए, जैसा कि आपको अगर आप मैप पर ध्यान से देखेंगे तो दिशाओं के आधार पर हमने इस जलवायु का नामकरण किया है। ये हमारा भारत है, भारत का ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, क्योंकि ये हवाएं हिंद महासागर से बहकर जो दक्षिणी गोलार्ध है अपना दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, जो व्यापारिक पवनें आ रही थी ये हिंद महासागर से बहती हुई आ रही थी, ये दक्षिण से आती हैं, इसलिए हम इसे दक्षिण कहते हैं। और दक्षिण से जब आती हैं तो जैसे विषुवत रेखा के नजदीक आती हैं तो अपना रास्ता बदल देती हैं, ये अपने दाईं ओर विचलन करती हैं। तो दाईं ओर जब ये जाती हैं तो ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण से आई थी लेकिन भारत के पश्चिम की ओर इन्होंने रुख किया था फेरल के नियम के अनुसार। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसे हम अरब शाखा का मानसून भी कहते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा अरब शाखा मानसून से ही होती है। लगभग भारत के 80 और 85 क्षेत्रफल पर 80-85% क्षेत्रफल पर बारिश अरब शाखा मानसून से होती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब समझते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, जैसा कि हम बता रहे थे कि उत्तर में उत्तरी ध्रुव से
जो धाराएं बह करके आती हैं, वे धाराएं भारत के पूर्व उत्तर से होकर उत्तर से आ रही थी, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से। पहले साइबेरिया, फिर मंगोलिया, फिर चाइना, और उसके बाद फिर ये आती आती मुड़ती हैं और अपनी बाईं तरफ मुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, भारत आएगा। भारत में पूर्व साइड से ये प्रवेश करती हैं, लेकिन हिमालय इन्हें प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, ये हिमालय के दक्षिण में ही रुक जाती हैं। जो ध्रुवों से, जो उत्तरी ध्रुव से जो धाराएं आती हैं, वह हिमालय के दक्षिण में ही रुक जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ धाराएं पूर्वी हिस्से से ऐसे बहती हुई निकल जाती है। लेकिन ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। जब ये धाराएं बंगाल की खाड़ी से होकर के आती हैं, तो बंगाल की खाड़ी एक सागर है, और सागर के ऊपर से जाने के कारण इन धाराओं में नमी आ जाती है। ये सागर से नमी ग्रहण कर लेती हैं, और भारत का जो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, उस तट से टकराती है और कोरोमंडल तट पर ये बारिश कर देती हैं। क्यों? इसका कारण है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी बीच में पड़ती है इनके रास्ते में, तो इस कारण से ये वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी सोख लेती हैं, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्से में ये बारिश नहीं कर पाती हैं। इसका एक और रीजन है, ये ध्रुवीय हवाएं होती हैं, ये स्थल खंड से बहकर के आने के कारण, जैसे कि ध्रुव से हवाएं चली, पहले रसिया पड़ा, रसिया एक बहुत बड़ा भूभाग है, फिर इसने मंगोलिया को क्रॉस किया, चाइना को क्रॉस किया, उसके बाद में ये भारत में प्रवेश करती है। तो इनमें नमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थल खंड के ऊपर से आ रही होती है, उस साइड में समुद्र नहीं है, स्थल खंड है। एक बहुत बड़े स्थल खंड के मार्ग को, यात्रा को तय करती हुई जब भारत में आती हैं, तो इनके पास नमी नहीं होती है, इसलिए भारत में वर्षा नहीं कर पाती है। लेकिन इनकी एक शाखा भारत के पूर्वी राज्यों के, जो अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो पूर्वी राज्य हैं, यहां से होकर के आती है। इसके कारण ये बंगाल की खाड़ी से भी होकर के गुजरती है। बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने के कारण इसमें पर्याप्त नमी आ जाती है। इस पर्याप्त नमी के कारण ये भारत के कोरोमंडल तट पर पूर्वी भाग में बारिश कर देती हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कोरोमंडल तट पर किस मानसून से वर्षा होती है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। और कोरोमंडल तट कहां पर स्थित है? कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है, पूर्वी घाट पर। ठीक है, यह भारत का पूर्वी घाट है, यह भारत का पश्चिमी घाट है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि भारत में उत्तर पूर्वी जलवायु, दक्षिण पश्चिमी जलवायु, जिसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी, अरब शाखा और वायुदाब पेटियां। ये वायुदाब पेटी क्या होती है? देखिए, अगर आपको जलवायु वाला चैप्टर समझना है, तो जलवायु के जितने भी कारक हैं, जलवायु को क्रिएट करने वाले जितने भी कारक हैं, उन सभी कारक को आपको समझना होगा। उसी के बाद आपको जलवायु वाला चैप्टर ठीक से समझ में आएगा। आपको जलवायु भी समझना होगा, लो प्रेशर भी समझना होगा, हाई प्रेशर समझना होगा, है ना। जलवायु पेटियां समझनी होंगी। विश्व में यानी कि पृथ्वी पर कितनी जलवायु पेटियां मौजूद हैं? तो पृथ्वी पर 7 जलवायु पेटियां मौजूद हैं। तो आपको हम जब जलवायु वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि जलवायु पेटियां क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा व्यापारिक पवन है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, ये पवन किसे कहते हैं? आपके मन में ये आ रहा होगा कि पवन किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं, मतलब वायु धारा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर असमान दाब के कारण, देखिए दाब की भिन्नता के कारण, पृथ्वी पर वायु दाब की भिन्नता के कारण क्या होता है? वायु दाब की भिन्नता होती है पृथ्वी पर। कहीं लो प्रेशर होता है, जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो पृथ्वी पर लो प्रेशर बन जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि भारत में लो प्रेशर क्रिएट होता है जून के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में, और उसको भरने के लिए दक्षिण ध्रुव से हवाएं चल पड़ती हैं।
ठीक है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर कहाँ होता है? ध्रुवों से हाई प्रेशर आता है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक ताप नहीं होता। जहां पर अत्यधिक ताप नहीं होता उस जगह पर हवाओं में हाई प्रेशर होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम बता रहे थे कि पवन किसे कहते हैं। जब वायु दाब में भिन्नता के कारण हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो उसी को हम पवन कहते हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, स्थान विशेष के कारण जब वायु दाब, देखिए, वायु दाब में भिन्नता के कारण वायु दाब में भिन्नता लो प्रेशर और हाई प्रेशर के नाम से होती है। ठीक है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर हम आपको समझ चुके हैं। वायु दाब में भिन्नता के कारण हवाएं जब उच्च दाब से, ये आपको याद रखना है, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं। तो उच्च दाब से निम्न, देखिए, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसे ही हम पवन या पवने कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पवने किसे कहते हैं। जब वायु दाब में भिन्नता के कारण वायु या हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, तो इसे हम पवन कहते हैं। अब पवनें कितने प्रकार की होती हैं, जब हम वायु दाब पेटियां पढ़ेंगे तब पवनों के प्रकार के विषय में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि व्यापारिक पवनें अभी हमने पढ़ी थी। व्यापारिक पवनें जो उत्तरी ध्रुव 35 डिग्री अक्षांश से चल रही थी और वहीं दक्षिणी ध्रुव 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर आ रही थी, इन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनों का जो एक लक्षण है वह है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनकी गति होती है, जो कि फेरल ने बताया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं थोड़ा सा कि जो दक्षिण पश्चिमी जलवायु जो मानसून होता है वह भारत में किन किन स्थानों पर बारिश करता है ना। इसके लिए आई थिंक एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, तो सेपरेट वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के किन किन स्थानों पर बारिश होती है, और वहीं उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किन किन स्थानों पर बारिश होती है, और बंगाल की खाड़ी अरब शाखा से किन किन स्थानों पर बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक पर विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आज का वीडियो ये बस यहीं तक, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।